हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे एक कमेंट आया है कि सर पॉलिटी के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आओ, बिकॉज जिससे हमारी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल जाए। तो इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद, बाय द वे, मैं सभी के सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे वाले भी और गंदे वाले भी, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। सभी के सभी कमेंट्स पढ़ने के बाद देयरफॉर आई हैड टू कम अप विद दिस सेशन इटसेल्फ। तो इस सेशन के अंदर हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चंस हम लोग कम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत सारे जो भी और पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग वहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इट्स गोना बी मोर काइंड ऑफ अ रिविजन काइंड ऑफ अ क्लास, है ना। जितने भी अगर आपने लेक्चर अभी लगाए हैं, ये सभी के सभी आपको ऑलमोस्ट आपको रिवीजन के तौर पर देखने को मिलेंगे। ये जो सेशन है वो स्पेसिफिकली वीएलडब्ल्यू को टारगेटेड है, मतलब जितना मैंने आपको कवर कराया उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा जो स्टार्टिंग वाले एम्फोसिस है ना वो थोड़ा सा हमारा कम रहेगा, बिकॉज वो आपके वीएलडब्ल्यू के अंदर आता इतना नहीं है, लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्टफ लाइक दैट। बट इसके बाद जो भी टॉपिक्स आपके वीएलडब्ल्यू में मेंशन किए हैं उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस कुछ डाले हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन इट इज गोना बी कवरिंग द मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। चलो, आई थिंक काफी बड़ा इंट्रो सा हो गया। तो अब लोग फटाफट से आते हैं हमारी जो टैग लाइन है उसके ऊपर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते थे। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। वैसे आप सब लोग मुझे जानते ही हो, तो अगर आप नहीं जानते हो तो जब पॉज वॉज करके देख सकते हो कि मैंने जिंदगी में क्या कुछ किया है, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिपल एस का ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको काफी सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल रहता है। क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो, डाउनलोड कर लो, है ना। बस खत्म कहानी। चलो भाई, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अपन थोड़ा सा गेम इस तरह से खेलेंगे, ये हमारा सेशन रहने वाला है, इस तरह से रहने वाला है। पहली बात आपको बता दूं, आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ा सा मैं इसको फास्ट रखूंगा, बिकॉज थोड़ा सा फास्ट रखने इसके से क्या होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता सकता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोगों को समझ भी तो आनी चाहिए, तो समझ आने के लिए आपके पास यूट्यूब पे ऑप्शन है दैट यू कैन ऑल्सो डिक्रीज द स्पीड, देयरफॉर यू कैन ऑल्सो एंजॉय दैट, नो इश्यूज विद इट, ओके। या रही बात तो ये तो ठीक है। दूसरी बात क्या रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने इससे आ चुका है और काफी सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना भी शुरू कर दिया होगा। तो आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे, मैं इसका आंसर स्ट्रेट अवे नहीं बताऊंगा, जो भी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लोग डेफिनेटली आई विल टेल यू द राइट आंसर ऑल्सो। तो इट हैज टू बी अ वेरी वेरी इंटरेक्टिव सेशन, तभी ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए, बकवास बहुत हो चुकी है, अब शुरू करते हैं पहली कहानी। दैट इज पहला क्वेश्चन, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट्स। वेलफेयर ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग क्या बात करता है। देखो, वेलफेयर का मतलब क्या, समाजवादी धारणा रखने वाला, है ना। सोशलिस्ट काइंड ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट मतलब समाजवादी धारणा रखने वाला, या फिर कह सकते हैं कि आपका सबको लेकर साथ में लेकर चलना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो सीधी सीधी भाषा में अगर आपको बताऊं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक सप्रू रिपोर्ट आई थी जिसके तहत, एक सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा हिल रहा है यार, एक सेकेंड। तो ये भाई पूजा, ठीक, हाँ। तो सप्रू रिपोर्ट आई थी, सप्रू रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर क्या हुई थी, हमारी डीपीएसपी इंट्रोड्यूस हुई थी। ये है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। कौन सा पार्ट नंबर होता है फटाफट से मेंशन करो, ठीक है। कहां से ली गई थी, हमने आयरलैंड से ली गई थी, आयरलैंड से ली थी। आयरलैंड ने फर्दर कहां से ली थी, आपकी फ्रांस से ली थी, फ्रांस ने अल्टीमेटली स्पेन से ली थी। तो हमें उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर ऐड हुई थी पार्ट, ठीक है, ओके। देन क्या कहते हैं, आपके डीपीएसपी क्या होती है, आपकी नॉन जस्टिसेबल होती है। नॉन जस्टिसेबल होती है मतलब क्या है, इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये नहीं लेके जा सकते, ठीक है। इन्फोर्स्ड बाय लॉ यहाँ पर बेसिकली नहीं होती, नॉन जस्टिसेबल होती है। वेलफेयर ऑफ स्टेट्स का क्या होता है, मेन मुद्दा होता है यहाँ पर आपकी सोशल, ये देखो क्योंकि अच्छा जस्टिसेबल इसलिए नहीं होती बिकॉज यहाँ पर क्या आपका टाइम एंड रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आउट देयर, ठीक है। इसके अंदर आपके कई सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे, गांधीयन प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। देन आपका लिबरल कुछ आपके प्रिंसिपल्स के बेस आपकी क्या कहते हैं आपकी डीपीएसपी बनी है। देन आपके इसके अलावा भी कुछ आपके और प्रिंसिपल्स होते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल इज आल्सो देयर, अगेन समाजवादी चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की हुई है, ठीक है। यहाँ पर प्रियम्बल लिखा हुआ है, प्रियम्बल वाज द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, सॉरी, जो ये प्रियम्बल जो बेस था वो किसका था, फर्स्ट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि पेश हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ था, ये निकल कर आया था, प्रियम्बल वहां से निकल कर आया था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर पेश हुआ था। कहाँ पर पेश हुआ था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पेश हुआ था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर क्या थे, दो विंग थे बेसिकली। एक था आपका जो कि बात करता था लेजिस्लेटिव फंक्शन की, यानी कि लॉ मेकिंग के रिगार्डिंग बात करता था, और एक बात करता था कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान हमने बनाना है उसके रिगार्डिंग बात करता था। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाता था, जो बात करता था, इसके जो हेड थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो कि एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, उनका नाम है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके बने थे। ये कब बने थे प्रेसिडेंट, ये आपके बने थे 11 दिसंबर 1946 को, ये क्या बने थे आपके प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले एक 9 दिसंबर को जब हमारी पहली बार ये लोग क्या होते मिले थे, दिल्ली के अंदर सबसे पहली मीटिंग हुई थी, यहाँ पर आपके एक इंटरिम प्रेसिडेंट को यहाँ पर बना दिया गया था। मतलब क्या है इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी कि कुछ टेम्पररी प्रेसिडेंट यहाँ पर बना दिए गए थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था
अरे हाँ, उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था आप लोग मुझे बताओगे। एस से स्टार्ट होता है और सिन्हा से खत्म होता है, ठीक है। तो बताओ फटाफट से कौन से, क्या नाम थे उनका। चलो बता देता हूँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विल बी द आंसर ऑफ दिस, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देखो दो नाम ना कंफ्यूज बड़े होते हैं, एक सिन्हा जी यहाँ पर भी आ रहे हैं, एक सिन्हा जी यहाँ पर भी आ रहे हैं, और एक सिन्हा जी जो थे वो पहले भी हमने देखा था किस एक्ट के अंदर, दैट इज 1909 के अंदर हमने देखा था, दैट इज वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो पहले इंडियन थे जिनको इंक्लूड किया गया था दैट वाज सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यह सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट से कंफ्यूजन हो सकती है इन नामों में। लेजिस्लेटिव फंक्शन जो थे उनके हेड कौन थे, उनका नाम था जीवी मवलंकर, जीवी मवलंकर उनका नाम था। और ये जो थे हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे। इनके खिलाफ इंपीचमेंट भी की गई थी लोकसभा में, बट अल्टीमेटली जाकर वो फेल हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। काफी बात होगी। हाँ, प्रियम्बल, प्रियम्बल के, चलो मैं इसके प्रियम्बल के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे बाद में। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बात करें तो कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है, पार्ट 3 के अंदर आपके मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए, आपके यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। अच्छा, ये जो प्रियम्बल है ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ लिया, यूएसए से लिया है, ठीक है, यूएसए से हमने लिया है। यूएसए के अंदर एक जो सेक्शन आता है उसे बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है, वहां से हमने लिए हैं, वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट हमने उठाया है। और ये मौलिक अधिकार है, मतलब गारंटी किया जाता है कि सबके सब इंडिविजुअल्स को यहाँ पर ये वाले राइट्स मिले, ठीक है। इसके अलावा कौन से आपके 15, 16, देन आपका है 20, 30 और 19, एक मैं बीच में मिस कर रहा हूँ, 29 शायद है, 29 है। तो ये सबके सब जो आर्टिकल्स हैं सबके सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं। इसके अलावा जितने भी आपके रह गए, ठीक है, वो सबके सब क्या है, फॉरेन सिटीजन्स एज वेल एज इंडियन सिटीजन्स, दोनों को यहाँ पर मिले, ठीक है। एनिमी स्टेट का नहीं होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखना। डीपीएसपी के रिगार्डिंग तो बात ही कर चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन है, देखो TEARS, याद रखना, बस आपको पता ही है TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो आर के अंदर क्या आपका राज्यसभा मेंशन है, राज्यसभा के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है, राज्यसभा के अंदर जो सीट एलोकेशन होती है, सीट एलोकेशन इन राज्यसभा, सीट एलोकेशन इन राज्यसभा, कहां से कितने सीट से क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं इन राज्यसभा, ये मेंशन किया गया आपका फोर्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे लाल कलर सूट नहीं कर रहा ना, थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं, ओके। द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, सॉरी हाँ, गोवा एंड दमन दीव, गोवा, दमन एंड दीव वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या किए थे, ऐड किए गए थे। पहली बात तो ये जो गोवा है और दमन एंड दीव है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, अलोंग विद कौन सी, दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। ये जो है ये सबके सब क्या है, आपकी पोर्तुगीज कॉलोनी है, पोर्तुगीज कॉलोनी है, सबकी क्या आपकी पुर्तगाली कॉलोनी है। पोर्तुगीज जो थे वो सबसे पहले क्या थे, दे वर द वेरी वेरी फर्स्ट रूलर, जो कि बाहर के जो रूलर हैं, जिन्होंने आप मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जब पढ़ते हो तो वो उस टाइम पर हमारे देश के अंदर आके इन्होंने, मतलब बाहर से आके फॉरेन कह लो कि फॉरेन वाले लोग जो थे ये हमारे देश के अंदर आके इन्होंने अल्टीमेटली रूल वगैरह स्टार्ट किया। लेकिन ये भी याद रखना कि ये सबसे पहले फॉरेन इन्वेडर नहीं है। सबसे पहले अगर फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन पूछा जाए तो वो था आपका 1712 एडी के अंदर था, जो कि आपके कौन आए थे, आपके बिन कासिम आपके आए थे, ठीक है। बाय गजनवी बहुत सारे आपके लोग आए, मोहम्मद घोरी आए, देन आपकी पूरी की पूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसको यहाँ पर हटा देते हैं, हम लोग इसके रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि पोर्तुगीज सबसे पहले क्या थे, मतलब मॉडर्न इंडिया के टाइम पर आपको क्या कहते हैं, आपके ये आपके आए थे और ये हमारे से क्या था, इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था। यहाँ पर टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, सबके सब यहाँ पर ये लिए गए। इवन चिलीज जो हम लोग रेड चिली वगैरह खाते हैं वो यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपके ये वही से हमने लिया गया। हमारे देश के अंदर ना ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत होता था, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची का इस्तेमाल बहुत होता था, और इसी को ट्रेड करते थे बाहर। इसको बोलते थे ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सबसे पहले पोर्तुगीज कहां पर आए थे, ये आए थे 1498 के अंदर आए थे। कहां पर, कलिकट करके जगह आती है, ठीक है। कलिकट कप्पड़ केरला के अंदर आपके देखने को मिले थे। कलिकट को हम लोग कोझिकोड भी बोलते हैं। इनका नाम क्या था, वास्को डी गामा आए थे, ठीक है। अल्टीमेटली उसके बाद क्या थे, आपके कई सारे और भी रूलर्स आए, सॉरी के गवर्नर्स वगैरह इनके आए। एक का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एक का आपका नाम था कि अल्फोंसो दी अल्बुकरेक क्या करते हैं आपके 1510 के अंदर। अच्छा, जब ये आते हैं ना तो यहाँ पर कौन थे, गोवा के अंदर जो होते हैं, सॉरी ये कलिकट के अंदर होते हैं जमुरिन वाज द किंग आउट देयर, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं अल्टीमेटली 1510 के अंदर ये क्या होते हैं, नवाब ऑफ बीजापुर को हराकर ये क्या करते हैं, आपके एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, गोवा और उसके आसपास के एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो थे ना, इन्होंने एक पॉलिसी दी थी, इसका नाम है आपका ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी कि अपने ओशन के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या रहेगा, आपका काफी सारा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके बाद बाकी आपसे और भी आप लोग आते रहे। चलो क्वेश्चन के ऊपर भी देख लेते हैं। फिर क्या हो रहा है यार, सेटिंग नहीं बैठ रही। ओके, तो ये क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आपका किस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ऐड किए गए थे। तो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 की जो थी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या था, दादर नगर हवेली यहाँ पर ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 12th कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के अंदर बिल्कुल ऐड किया गया था, तो ये गोवा एंड दमन दीव 12th कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुए थे। 14th के अंदर अगर देखा जाए, 14th के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर आपका पौंडीचेरी ऐड हुआ था।
पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी क्या है, आपकी फ्रेंच कॉलोनी है, ये क्या आपकी फ्रेंच कॉलोनी है। फ्रेंच की कहानी सबसे लेट जो आए थे, देखो सबसे पहले आपके पोर्तुगीज आए थे, फिर आपके डचीज आए थे, फिर आपके आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन वाले लोग आए थे, देन आपके आए थे फ्रांस वाले लोग। तो फ्रेंच वाले लोग सबसे एंड जो लोग हैं, जो यूरोपियन हैं, जो हमारे देश में इन्होंने एंटर किया। और ये बेसिकली क्या थे, वहां पर लुइस 14 थे, अरे 14 से लिखते हैं, चलो जो भी हो, है ना, लुइस 14 थे। इन्होंने क्या था, अपने जो उनका जो गवर्नर थे वहां पे थे, कोलबर्ट, इनको यहाँ पर भेजा था। इसके बाद क्या थी, आपको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखने को मिली 1757 के अंदर, क्या थे, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या थे, ये लोग, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बैटल ऑफ प्लासी जीत चुका था। उसके बाद क्या था, उन्होंने अटैक किया फ्रेंच के ऊपर, देन दे किक आउट फ्रेंच आउट ऑफ दिस कंटेंशन एंड ऑल, ठीक है, याद रखना। तो ये, और बाकी टीपू सुल्तान वाज आल्सो अ वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ एलाई कह लो, या फिर उनके साथ काफी ज्यादा बनती थी फ्रेंच वाले लोगों के साथ। यहाँ पे लिखा 15th अमेंडमेंट, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट छोड़ सकते हो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बताऊं तो आपको, एक आपकी है 35th कह लो, 36 कह लो, ऐसे दोनों ही है। 35th अमेंडमेंट के थ्रू एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिल गया था किसको, सिक्किम को, लेकिन बाद में 36 अमेंडमेंट के थ्रू उसको प्रॉपर फुल स्टेट का दर्जा मिल गया था सिक्किम को। तो याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी ऐड होती है, कब आई थी, आपकी 1975 में आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1962 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा चाइना के साथ इस टाइम पर वॉर चल रहा था, ठीक है, और 2 फ्रंट के ऊपर वॉर चल रहा था, एक था आपका लद्दाख वाला और एक था आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, NEFA, जिसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन आपका इसके अलावा अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये कब बने, ये आपके 53rd अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ऐड हुए थे, और ये कब आई थी, आपकी 1987 के अंदर 20 फरवरी को ये लोग बने थे, मतलब हमारे देश का पार्ट बने थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कौन सा रह गया, इसके अलावा नागालैंड रह गया। नागालैंड एक्ट की आई थी 13th अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब ऐसे तो और भी बहुत सारे रह गए, पर ये साथ साथ में बता रहा हूँ आपको। नागालैंड 13th अमेंडमेंट के थ्रू आपका क्या हुआ था, नागालैंड आपका ऐड हुआ था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है, फटाफट से लिख दो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इज आल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कौन सी अमेंडमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। जब यार ये इतना क्वेश्चन लोग रिपीट करके पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है इसका आंसर मुझे बताना चाहिए। इसका आंसर तो मतलब हर एक इंसान को पता होगा अच्छे से, तो मैं इसका मैं क्वेश्चन का आंसर में अटेम्प्ट ही नहीं करना, सॉरी, इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो बाकी सब चीजें मेंशन की हैं वो डेफिनेटली बताना चाहूंगा। 69th अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी 1991 के अंदर आई थी। 1991 ये वाला टाइम है जब हमारे देश में क्या थे, LPG रिफॉर्म्स हमने लिए थे, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जिसके बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो पहले सोशलिस्ट ज्यादा इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन बाद में ओपन इकोनॉमी बन गई, ग्लोबल इकोनॉमी बन गई। और क्यों किया था, बिकॉज हमने क्या था, हमने एक जो IMF से पैकेज लिया हुआ था, और इसीलिए IMF ने बोला कि अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, उसके बाद अपनी जो भी करेंसी वगैरह गिरती देखी जाएगी, लेकिन ओपन करो, उसके बाद हम लोग आपको पैकेज आगे दे पाएंगे। तो उनकी कुछ शर्तें वगैरह थी, तो उसके बेसिस पे हमने किया था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको बोलते हैं फादर ऑफ LPG रिफॉर्म्स, किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं बेसिकली PV नरसिम्हा राव जी को बोलते हैं फादर ऑफ LPG रिफॉर्म्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 1991, अच्छा 1991 के अंदर आपकी आई थी, इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे 239 ए ऐड हुआ था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। और इसके अंदर क्या हुआ था कि आपकी नेशनल कैपिटल, चलो छोड़ो, आपको बताइए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया था दिल्ली से। दिल्ली थी पहले, लेकिन दिल्ली से नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और NCTs को बोलते हैं। और यहाँ पर क्या था, इसके अंदर बोला गया कि यहाँ पर क्या होगी, इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ऑल्दो दिल्ली क्या है, एक UT है, लेकिन यहाँ पर क्या इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जस्ट लाइक JNK के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर क्या आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट है, ये बोला गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे वो कितनी सीटों के लिए होंगे, 70 MLAs के लिए, यहाँ पर 70 MLAs आपके होंगे, एंड आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल आल्सो बी देयर। और ये ऐसी एकमात्र लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ के जो आपके यहाँ पर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते, जो भी UT होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर क्या होते हैं, CM देखने को मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CM देखने को मिलते हैं, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को नहीं मिलते। और ये CM को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द CM, ठीक है, ऐसा करके याद रखना, ओके। देन आपकी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखी हुई है, ये जो आई थी 2003 के अंदर। इसके अंदर क्या बोला था गया था, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुकी थी इससे पहले, जो की थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर आपका क्या होता है, 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके अंदर बोला गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग बोला गया था चीजें। और ये क्या था, इसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी, इसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या की थी, अमेंडमेंट की गई थी। और वहां पर ये बोला गया था कि अगर एक, देखो पहले बोला गया था कि अगर 1/3 मतलब अगर 1/3 पार्टी मेंबर्स जो होते हैं, एक पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या होंगे, डिफेक्शन काउंट नहीं करेंगे, यानी कि दल बदल काउंट नहीं करेंगे, उन लोगों को सजा वगैरह नहीं दी जाएगी। लेकिन बाद में क्या किया गया, 1/3 वाले क्लॉज को हटाकर इस 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया, 2/3 क्लॉज कर दिया गया। तो अगर 2/3 यानी कि 66.67% लोग अगर एक साथ पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो उसे हम लोग दल बदल वाला सिस्टम काउंट नहीं करेंगे। इससे कम लोग अगर करके जाते हैं, देयरफॉर ये डेफिनेटली
दल बदल वाला सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, आपका अकाउंट किया जाएगा एंड उसके ऊपर बेसिस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह या जो भी कुछ है वो यहाँ पर आपकी देखने को मिल सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपका इसका आंसर क्या है, ए है। चलो बताई थी मैं आपको 42nd अमेंडमेंट। 46 यार कुछ खास नहीं है, इसके अंदर क्या होता है कि हाईकोर्ट के अंदर जो है आपकी 60 जो एज है 62 एक सेकंड 62 ईयर्स ऑफ एज है इस टाइम पर। अरे भाई सी हो जा, अरे क्या हो जाता है कभी कभी। हाँ अब ठीक है। तो 62 ईयर्स ऑफ इस टाइम पर रिटायरिंग एज है, लेकिन पहले होती थी 60। तो 60 से लेके 62 किसने किया था, हाई कोर्ट, सॉरी 46 अमेंडमेंट के अंदर आपके किया गया था। अच्छा याद रखना सुप्रीम कोर्ट की रिटायरिंग एज है आपकी 65 ईयर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 65 ईयर्स जो जज होता है वो रिटायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, और 62 के अंदर आपके रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट से। अच्छा हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, उनको सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, सीएफएस से मिलती है। लेकिन इनकी जो पेंशन मिलती है वो मिलती है कंसोल फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। ठीक है, तो राजकोष जो देश का राजकोष है वहां से मिलती है इनकी पेंशन, और वेरस जो इनकी सैलरी जो है वो स्टेट के जो फंड होता है उससे मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की दोनों के दोनों केस में आपको सीएफआई से देखने को मिलेगी यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो अगर आप देखें तो आपका आर्टिकल नंबर आता है 124, और इसका जो आपका आर्टिकल नंबर आता है वो आता है आपका 214। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। All right. Which schedule of the Indian Constitution mention about the division of power between union and states? Union states के अंदर जो भी division of powers होती हैं वो उसके रिगार्डिंग कौन सा शेड्यूल मेंशन करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बड़ी प्यार से कर सकते हो। 6 शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है? 6 शेड्यूल के अंदर मेंशन किया हुआ है कि शेड्यूल एरियाज हैं, कुछ ना कुछ क्या आपका शेड्यूल एरियाज यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। उसकी यहाँ पर क्या होंगे, प्रिवेंशन कंट्रोल के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। और कौन से एरिया है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा असम, देन आपको देखने को मिलेगा एक मिनट मिजोरम, सॉरी मेघालय, देन आपका त्रिपुरा, और आपका आएगा AMTM, ये आपका आएगा मिजोरम। ठीक है, ये 4 एरियाज है, इसके रिगार्डिंग आपकी बात की हुई है। यहाँ पर जब आपका 2019 के अंदर ये क्या हुआ था, अलग आपका यूटी बन गया था, तो उसके बाद से डिमांड की जा रही है कि लद्दाख को भी यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर दें। बिकॉज अराउंड 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो वहां पर क्या है, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। और यहाँ पर क्या होता है कि इस 6 शेड्यूल के अंदर क्या होती है, काफी ज्यादा प्रिवेंशन की जाती है, एक अलग से काउंसिल बना दी जाती है, जिससे क्या होता है फास्ट ट्रैकिंग होती है फंड्स वगैरह की, और मतलब काफी अच्छा इनको प्रमोशन मिल जाता है, और अच्छी तरह से क्या होती है प्रिवेंशन होती है, जो डिस्टिंक्ट आर्ट एंड कल्चर होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया। ठीक है, लेकिन लद्दाख फॉर द टाइम बिंग अभी तक नहीं हो पाया, बिकॉज एक अमेंडमेंट की जाएगी, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, देन आपका 7 शेड्यूल बात करता है किसके रिगार्डिंग, एक सेकंड देखो अगेन लिख रहे हैं यहाँ पर TEARS ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ऑफ ओल्ड पीएम। देखो यार हमने पढ़ा अभी कौन सा शेड्यूल एरिया, एक मिनट कर लोगे ना, एक बार TEARS टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अदर शेड्यूल एरिया के रिगार्डिंग हमने बात की थी, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, और ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन 7 नंबर पे आपका कौन सा है, फेडरल स्ट्रक्चर। ये F बात करता है फेडरल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और यही है जो होता है डिवीजन ऑफ पावर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था ये कहां से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। यहाँ पर बोला गया था कि हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, और यहाँ पर क्या थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को खत्म करके सॉरी यहाँ पर आपकी डायरकी को खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, और अराउंड 1937 तक यहाँ पर क्या थी, इंटरनल ऑटोनॉमी जो प्रोविंसेस की थी उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जा चुकी थी। यहाँ पर बोला गया था कि 3 कॉन्सेप्ट निकाल कर आएंगे, एक था आपका सेंट्रल लिस्ट, एक था आपका क्या कहते हैं आपका प्रोविंशियल लिस्ट, और एक था आपका एक मिनट प्रोविंशियल लिस्ट, एक आता था कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन बाद में देश आजाद हो गया तो क्या किया, इसका नाम ही बस हल्का सा चेंज कर दिया। सेंट्रल लिस्ट का नाम रख दिया यूनियन लिस्ट, उसका नाम प्रोविंशियल का नाम रख दिया इनको स्टेट लिस्ट, और कॉन्करेंट की कॉन्करेंट ऐसे कैसे रहेगी। तो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है, वो सब मुद्दे जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, डिफेंस के किसके अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसके अंदर आएगा। रेलवेज हो गया, वो सबके सब कौन से मुद्दे आएंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे, यूनियन इसको देखेगी। ठीक है, सो स्टेट के अंदर मुद्दे क्या हो गया, देखो यहाँ पर डिफेंस है तो यहाँ पर क्या होगा, पुलिस। तो स्टेट पुलिस होती है वो किसके अंदर आती है, स्टेट की गवर्नेंस के अंदर आती है, स्टेट उसको गवर्न करेगा। ठीक है, देन आपकी रेलवे, यहाँ पर मैंने रेलवे लिखा, तो रेलवे जो स्टेट के अंदर रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स होती है वो किसके आती है, स्टेट के अंदर आपकी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखो कि बहुत सारे और भी प्रोविजंस वगैरह आपको स्पोर्ट्स वगैरह हो गया वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर आपका आ जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपके आ जाएंगे कुछ मुद्दे, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी क्या एक मुद्दा है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, कॉमन स्टेट के लिए दोनों के लिए कॉमन है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे होते हैं, बोलते हैं रेजिडरी पावर्स बोलते हैं। तो रेजिडरी पावर किसके हाथ में होती है, वो भी सेंटर के हाथ में होती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होगी। ये भी आपका वहां पर बोला गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। देन सर आपका आता है ए शेड्यूल इसके रिगार्डिंग बात करता है, ये हमारी बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करता है, आर्टिकल 343 में मेंशन किया गया हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, और हिंदी और देवनागरी वगैरह के रिगार्डिंग में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में कितनी है, 22 हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। मेरे को 343 आर्टिकल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला क्या है आपका आर्टिकल है, और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर आपको बताऊं तो यहाँ पर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 2003 के अंदर आपका आया था, इसके अंदर क्या थी, आपकी 4 लैंग्वेजेस यहाँ पर ऐड की गई थी, किसके अंदर, शेड्यूल 8 के अंदर मेंशन की गई थी, जिसका नाम है आपका, एक है आपकी बोडो, एक है आपकी डोगरी, ठीक है, देन आपकी मैथिली एंड आपकी संथाली।
ठीक है, मैथिली और आपकी संथाली, संथली ऐसे संथली कह लो, संथाली कह लो, ये सब के सब यहाँ पर क्या गई थी, ऐड की गई थी। इससे हाँ, आई थिंक ये काफी है। इससे पहले अगर बताऊं तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हुई थी, आपकी सिंधी ऐड हुई थी, सिंधी यहाँ पर ऐड की गई थी, सिंधी यहाँ पर लैंग्वेज ऐड की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आपकी इससे भी अगर बताऊं तो आपकी 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपकी 1992 के अंदर आपका आया था, इसके अंदर आपकी क्या थी, काफी सारी इंपॉर्टेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, आपको बस बता रहा हूँ, लेकिन आप ये याद रखना, ये दो सबसे लेटेस्ट हुई है ना, सबसे एंड वाली ये आपकी ऐड हुई है, तो याद रखना। ठीक है, इसके अंदर आपकी कौन सी थी, यहाँ पर आपकी कोंकणी होगी, देन आपकी मणिपुरी होगी, नेपाली होगी, ये सब यहाँ पर ऐड की गई थी। याद रखना कि इंग्लिश इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती, उर्दू आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्या है आपकी स्टेट लैंग्वेज है किसकी, नागालैंड की। अभी नागालैंड के बारे में बताया था आपको मैं, नागालैंड की स्टेट लैंग्वेज कौन सी आपकी, इंग्लिश है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी तो आपकी डेफिनेटली आती है। इसके अलावा क्या था, कुछ और एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, एनीवेज इतना भी काफी है। ओह एक मिनट, यहाँ पर क्या आपका पार्ट 9 रह गया ना, 9। तो 9 बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर TERS ऑफ ओल्ड पीएम, एक मिनट, ऑफ ओल्ड पीएम ना, हाँ, तो ये आपका क्या आता है आपका, एक मिनट, पहले से हो गया, हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग हमने बात कर ली। देन आपका आता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के बस कुछ खास छोड़ो यार, लैंड रिफॉर्म्स इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपको देखने को मिली थी, वो आपकी क्या थी, लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग ही थी, बस कुछ खास नहीं इसके अलावा। ओके, कब देखने को मिली थी, ये आप लोग मुझे बताना कि किस ईयर में देखने को मिली थी। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत। देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है कि मैं आपको मतलब पंचायत के बारे में कुछ सेलेक्टिवली पढ़ाने वाला हूँ, वो पॉइंट नहीं है मेरा। सॉरी, मतलब इसके रिगार्डिंग ये इसका आंसर बताऊंगा आपको। मेरे को ये था कि मैं आपको इसके अंदर जितनी भी पंचायत के रिगार्डिंग चीजें हैं वो आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या रहेगा कि आप लोगों का बेनिफिट रहेगा, और मतलब पंचायत को रिवीजन हो जाएगी, बिकॉज पंचायत इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितनी मैं देर से मैं बोल रहा हूँ, इस ईयर में तो आप लोगों ने इसका अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, ये भी मेंशन करना कि पार्ट 9 बी, पार्ट 10 ये किसके अंदर मेंशन, किसके रिगार्डिंग मेंशन किए, ये भी आप लोग मेंशन करो फटाफट से, तब तक आपको पंचायत के रिगार्डिंग वापस बता देता हूँ। तो पंचायत जो है वो किसका एक तरीका है, वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिकली क्या आपका तरीका है। डिसेंट्रलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने पूरा का पूरा देखा था किसके अंदर, हमने क्राउन रूल के अंदर में पूरा का पूरा सिस्टम ही डिसेंट्रलाइजेशन का देखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से लेकर अप टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, सारा क्या था आपका डिसेंट्रलाइजेशन ही देखने को मिला हमको। ठीक है, ऑल राइट, उसके बाद क्या था आपका, हाँ, पंचायत। तो पंचायत बेसिकली हमारे देश के अंदर कब आई थी, ये पहली बात तो यार डीपीएसपी के अंदर इसका मेंशन किया गया। डीपीएसपी कौन सी आपकी 40 नंबर डीपीएसपी है, वहां पर आपका मेंशन किया गया। ठीक है, ये पंचायत है, ये बेसिकली चलो अभी आगे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है, पंचायत के रिगार्डिंग बनाने की यहाँ पर बात की गई, कई बार यहाँ पर बात उठी, और सबसे पहली जो मेजर जो कमेटी बनाई गई वो थी 1957 के अंदर आपकी कमेटी बनाई, जिसका नाम है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। इसने रिकमेंड किया कि क्या होगा आपका 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कौन से होंगे आपकी, एक होगी पंचायत समिति, देन आपकी होगी चल पंचायत समिति ऐसे जो भी रख लो, विलेज पंचायत, देन आपकी होगी एक आपकी विलेज पंचायत, देन आपकी पंचायत समिति, एंड देन आपकी, यार क्या लिख रहा हूं मैं, कोमा क्यों लगा दिया, विलेज पंचायत, देन आपकी होगी पंचायत समिति, एंड देन आपकी होगी जिला परिषद। जिला परिषद को कौन हेड करते हैं, जिला परिषद को आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर क्या होते हैं, इसको हेड करते हैं। ओके, देन आपकी जो विलेज पंचायत है, विलेज पंचायत को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होंगे आपके डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और बाकी दोनों के अंदर क्या होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। जो भी यहाँ पर क्या होगी पंचायत फॉर्म होगी, वो यहाँ पर क्या होगी 5 साल के लिए आपकी फॉर्म होगी, 5 इयर्स के टेन्योर के ऊपर फॉर्म होगी। अगर मान लो 5 साल से पहले इनकी पंचायत क्या होती है, खत्म हो जाती है, या फिर क्या होती है मतलब उसका टेन्योर गिर जाता है, तो क्या किया जाएगा, उसके बाद किया जाएगा कि जो भी आपकी नेक्स्ट पंचायत यहाँ पर चूज की जाएगी, वो क्या होगी, रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए आपकी एप्लीकेबल होगी। मतलब उस पूरे जो भी पहला जो 5 साल पूरा नहीं हो पाया था, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 3 साल के अंदर क्या होगी पंचायत खत्म होगी, तो फिर अगली जो जीत के जो भी आएगी वो पहले 2 साल के लिए यहाँ पर राज करेगी, उसके बाद क्या होगी, फिर वापस इलेक्शन होगा, फिर 5 साल के लिए इलेक्शन होगा। तो रेस्ट ऑफ द पीरियड को पूरा करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर आपका एक आर्टिकल आता है, मतलब अभी चलो ठीक है, 5 साल के लिए होती है। इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पर सीट्स के अंदर कुछ रिजर्वेशन दी गई है, किसको, SC STs को दी हुई है, और साथ साथ में आपकी क्या है, वुमेन्स को, फीमेल्स को यहाँ पर रिजर्वेशन मिली हुई है। ST SCs के रिगार्डिंग जो आपका आर्टिकल नंबर 243D इस पर्टिकुलर आर्टिकल आउट है। ठीक है, चलो ये भी सब बात होगी। उसके बाद क्या है, सबसे पहली जो पंचायत थी वो कहाँ पर बनी, सबसे पहली जो पंचायत थी वो आपको कहाँ देखने को मिली, सबसे पहली पंचायत जो आपकी 1959 के अंदर, ये आपकी देखने को मिली नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट आपको राजस्थान में देखने को मिली। सेकंड स्टेज जो था इसके कुछ कितने आफ्टर 9 दिनों के बाद ही ये आपकी 2 अक्टूबर को, ठीक है 2 अक्टूबर को, बिकॉज गांधी जी ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस किया था। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो एक्चुअल जो इंडिया है वो विलेजेस के अंदर ही लिव करता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 अक्टूबर याद रख लीजिएगा। देन आपकी क्या है, इसके 10-9 दिनों के बाद क्या थी आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिली सेकंड जगह जहां पर आपकी पंचायत निकल कर आती है। ठीक है, इसके बाद क्या था, इसको लंबी आगे चलती रही, कहानी चलती रही, कैसे चलती रही कि यहाँ पर क्या था, अभी तो ये एक खाली कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, ये सक्सेस मिल रहा था, लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारी कमेटीज बनाई गई। फॉर एग्जांपल आपको पता है अशोक मेहता कमेटी यहाँ पर बनाई गई, देन आपकी LM सिंघवी कमेटी बनाई गई। उसके बाद क्या वो फाइनलाइज हो गया कि भैया बहुत हो गया। LM सिंघवी कमेटी के बाद क्या किया गया, इस पंचायत को उठाकर
कंस्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई और ऐसा कब किया गया, ऐसे 24 अप्रैल को 24 अप्रैल आपका 1993 के अंदर क्या हुआ आपका, ये इसे कंस्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, यानी कि संविधान के बारे में इसमें मेंशन कर दिया गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज डे की तरह से एस्टैब्लिश करते हैं, पंचायती राज डे की तरह इसको क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके अंदर क्या किया गया, यहाँ पर आपका पार्ट 9A यहाँ पर ऐड किया गया कंस्टिट्यूशन के अंदर, और साथ साथ में क्या था आपका आर्टिकल नंबर के आपके यहाँ पर आपके 243 से लेकर 243 ओ तक यहाँ पर क्या किया गया, आपके ऐड किए गए, जिसके अंदर आपका 243 डी जो बात करता है वो बात करता है इसके रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। देन आपका, हाँ, इसके अलावा आपका कौन सा शेड्यूल, तो अच्छा शेड्यूल ने लिखा ना, शेड्यूल नंबर कौन सा आपका 11 यहाँ पर क्या होता है, ऐड होता है। म्यूनिसिपैलिटी भी बिल्कुल साथ में चलती है, वो भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग की बात करती है, लेकिन ये है आपका ग्राउंड लेवल के ऊपर यानी कि रूरल लेवल के ऊपर, और ये जो बात करती है आपकी नगर लेवल के ऊपर यानी कि नगर पालिका इसका दूसरा नाम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बात थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी, लेकिन आई थिंक ये सबके सब चीजें पढ़ चुके हो, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, और इसीलिए फिर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ आता नहीं क्या इसके ऊपर क्वेश्चन, नहीं लगा, चल मतलब ठीक ही है, आई थिंक काफी सारी चीजें हमने पढ़ी ली है। Which of the following matches the parts of constitution on the respective titles is not correct? यार ये आप खुद लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आसान क्वेश्चन है। You can pause the video and you can of course mention the answer. ये जो है, अच्छा इसके अंदर आपको ये जरूर बताऊंगा, ये बस पूछा हुआ कि कौन सा इसके अंदर करेक्ट नहीं है, तो यहाँ देखा करेक्ट नहीं है ये पूछा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताऊंगा इमरजेंसी के बारे में। देखो ये इमरजेंसी के रिगार्डिंग आपका VLW के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी भी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बताने की आपको मैं कोशिश करता हूँ इमरजेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो इमरजेंसी होती है आपकी 3 प्रकार की, ये आपको 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक देखने को मिलेंगी। 352 के अंदर मेंशन किया गया है नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग, 356 के अंदर मेंशन किया गया है आपका स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग, और आपका 360 के अंदर मेंशन किया है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारे देश में आज तक कभी नहीं लगी है, ठीक है, याद रख लेना। और देखो दोनों के अंदर क्या करना है, 4 प्लस करना है, 4 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, 4 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग, तो नेशनल इमरजेंसी जो हमारे देश में कितनी बार लगी है, 3 बार लगी है। एक लगी है हमारी 1962 जब वॉर हुआ था चाइना के साथ, देन आपकी लगी 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, या फिर कह लो कि आपका इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था जो कि सेकंड वाला वॉर था, ये उसके रिगार्डिंग लगी थी, ठीक है। देन आपका क्या कहते हैं, आपकी एक लगी आपकी 1975 के अंदर आपकी लगी थी, ये था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो क्लॉज था, उसे इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इसे क्या कहते हैं इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद से काफी चीजें चेंज होगी एंड बेसिकली कांग्रेस ने भी जो डोमिनेंस थी वो यहाँ पर क्या कर दी, पार्टी के अंदर खो दी। इसके दौरान क्या था, मीसा जो एक्ट आपने पढ़ा था, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत क्या था आपका काफी सारे मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी बेटी का नाम भी रख दिया था मीसा, ठीक है, कौन है अगर बताना, ठीक है, अगर आपको पता हो तो बड़ी फैंसी चीज है। एनीवेज, तो ये आपकी होती कैसे लगती है नेशनल इमरजेंसी वगैरह। देखो नेशनल इमरजेंसी के लगाने के यहाँ पर क्या 3 मेथड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ पर क्या किया गया कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग स्टेप ले सकते हैं। प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है वो खतरे के अंदर है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है आपके खतरे के अंदर है, उसके अंदर, और किस 3 रीजन की वजह से, सबसे पहला हो सकता है आपका ड्यू टू वॉर, देन आपका क्या एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा क्या आपका, ये आपका है आर्म्ड रिबेलियन मतलब क्या है, लोग यहाँ पर खुद ही हथियार उठा के शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसे करके। ये जो आर्म्ड रिबेलियन क्लॉज है ना, ये बाद में ऐड किया गया था, पहले इसकी जगह क्या था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस इसका क्लॉज का नाम था, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, जिसको यूज करके बाद में ये सब कुछ 1975 के अंदर इंटेलिजेंसी लगाई गई थी, तो इसको यहाँ पर बाद में हटा दिया गया। अभी देखेंगे कैसे हटा दिया गया। देखो ये वॉर है जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये दोनों के दोनों क्या आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसे बोलते हैं, अगर ये लगेगा तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे देश में क्या लगी है, एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है। नेशनल इमरजेंसी के अंडर ही क्या लगी है, एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है, बिकॉज वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इज आउटसाइड द पिक्चर्स, जो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वेरास अगर हम बात करें आर्म्ड रिबेलियन की, तो ये क्या बेसिकली इंटरनल इमरजेंसी का क्या है, एक तरीका है, यानी कि हमारे देश के अंदर आंतरिक गतिविधि के अंदर क्या थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर आपकी आई है। कैसे लगती है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के हिसाब से अगर ऐसा लगता है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, और ये प्रोक्लेमेशन जो है वो क्या रहेगा, 6 महीने के अंदर क्या रहेगा आपका फोर्स में रहेगा। अब कब तक रहेगा, जब तक क्या हुआ 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर ये क्या हो जाए, बोथ द हाउसेस से पास ना हो जाए, दोनों के दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों से अगर पास हो गया तो ये 6 महीने तक क्या रहेगा, फोर्स में रहेगा, यानी कि हमारे देश में 6 महीने तक क्या रहेगी, इमरजेंसी लगी रहेगी। लेकिन विद इन 1 मंथ जब ये प्रोक्लेमेशन इशू है, उसके 1 मंथ के अंदर ये क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पास जो होगा वो क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल मेजॉरिटी से क्या होगा, ये पास होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के बिना ये पास नहीं हो सकता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो दोनों इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके अंदर आपकी स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर क्या होती है, आपकी सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी दोनों के दोनों क्या कहते हैं आपके जो इमरजेंसीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन लेकिन परेशान आपको कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इमरजेंसी है इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यस, वी कैन डेफिनेटली डू इट, वी कैन एक्सटेंड इट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। एक्चुअली सॉरी, कोई लिमिट नहीं है, एक्सटेंड किया जा सकती है। कब तक? जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कहते हैं डिसाइड नहीं करेंगे इसको खत्म करने के लिए, और लोकसभा बेसिकली डिसाइड नहीं करेगी इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर देखो काफी सारी चीजें यहाँ पर हैम्पर की जाती हैं, सारे राइट्स वगैरह काफी सारी चीजें आपसे ले ली जाती हैं, सिटीजन से ले ली जाती हैं, बिकॉज ऑफ देयर टू मेंटेन द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए चले जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट द आर्टिकल ऑफ कौन से आपके 2021 को छोड़कर बाकी सबके सब आर्टिकल क्या होते हैं आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो है, एक ऑर्गन है हमारी जो आपको पता है, अगर मैं आपको बताया 3 ऑर्गन आपको पढ़ाई थी मैंने, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एक ऑर्गन है जो कि आपके बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रहती है, वो कौन सी है ऑर्गन है, उसका नाम क्या आपकी जुडिशरी। जुडिशरी को फर्क नहीं पड़ता, जुडिशरी अपना काम पूरा प्रॉपर करके क्या करती रहती है, ये आपको देखने को मिल जाता है। अगर हमारे देश में क्या होगी, इमरजेंसी लग गई तो क्या होता है, लोकसभा का टेनर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर मान लो कि एक बार इमरजेंसी लगाई 6 मंथ के लिए लगाई है, तो क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, टेनर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे करके जितने बजी बार क्या होता है, आपका टेनर बढ़ सकता है। राज्यसभा का टेनर के रिगार्डिंग बात ही नहीं होती, बिकॉज राज्यसभा जब से बनी है तब से चली आ रही है, आज तक एक बार भी क्या हुआ, डिसोल्यूशन कभी हुआ ही नहीं है, राज्यसभा का भी डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं। तो ये तो क्या है, उसका अनलिमिटेड टेनर है, कोई टेनर का सिस्टम ही नहीं है राज्यसभा के अंदर, ठीक है। ऐसे करके आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बस ठीक है, आई थिंक काफी है। अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये जो है आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कई प्रकार से की जाती है। स्पेशल मेजॉरिटी कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ के लिए आपकी नॉर्मल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग बात करें तो उसके लिए क्या होती है, आपकी स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जितने जो बाकी होते हैं, यूजुअली जो बाकी होते हैं, कुछ स्पेशल केस और भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, आपकी ऑर्डिनरी होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी से क्या होता है, बेसिकली काम हो जाता है। और जब भी सिंपल मेजॉरिटी से काम हो रहा है, फिर ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं बेसिकली, उसके अंदर क्या होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर भी होती है कि वो वीटो कर सके, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो की पावर बोलते हैं, ठीक है। चलो यार, आई थिंक काफी अच्छा। स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग मैंने बताया नहीं, स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी का सिस्टम भी ऑलमोस्ट क्या सेम है, लेकिन क्या होता है, प्रेसिडेंट भी लगा सकते हैं और गवर्नर भी लगा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि पीस ऑफ स्टेट क्या है, अगर या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है जो स्टेट का, वो क्या हो गया, एकदम से भंग हो गया प्रॉपर्ली से, एज पर द लॉज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे स्टेट को हम लोग रूल नहीं कर पाते हैं, ऐसे करके। सबसे ज्यादा बार किसको लगी है, अच्छा इसके अंदर जो होता है ना, प्रोक्लेमेशन जो रहता है, वो आपका 2 महीने की अंदर डेडलाइन होती है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर 1 मंथ होता है, और यहाँ पर स्पेशल होता है। बाकी दोनों के दोनों केसेस के अंदर 2 मंथ और आपका यहाँ पर आपकी सिंपल मेजॉरिटी होती है, ठीक है, याद रखना। और ये क्या आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ये आपकी 3 साल के लगाई जा सकती है कंटिन्यूसली मैनर के अंदर, क्योंकि ऐसा हो चुका था कि पंजाब के अंदर बहुत लंबे टाइम तक लगाई जा चुकी थी। बाय द वे, इसका आंसर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा बार कहां पर आपकी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। स्टेट इमरजेंसी का नाम होता है प्रेसिडेंट्स रूल भी उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल भी इसको बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा बार कहां पर लगाया गया, तो यार याद रखना, ये आपका पंजाब के अंदर लगाया गया, जेएनके के अंदर नहीं लगाया गया। जेएनके कम ऑन द सेकंड, ठीक है, पंजाब के सबसे ज्यादा यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। ये भी अगेन आपको शायद अगर पता हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके आसपास ये कहानी, तो वहां पर आपको ये उस टाइम पर काफी ज्यादा लगाई गई थी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या है आपका, जो B.R. अम्बेडकर है, उन्होंने एक कमेंट किया था कि दिस शुड बी द मोस्ट अनयूज्ड आर्टिकल, सबसे ज्यादा कम इसका इस्तेमाल करना, बिकॉज ये क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पूरा सिस्टम है उसे यहाँ पर ये उसे खारिज करता है, और ये अपना ही मतलब प्रेजेंट रूल ही लग रहा है, फिर तो क्या ही है ना, फिर तो कोई डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रहा है, ऐसा करके। लेकिन सबसे ज्यादा मिसयूज्ड आर्टिकल भी कौन सा आपका, यही है, मिसयूज आर्टिकल भी यही है। दिस शुडंट बी यूज्ड, ऐसा बोला था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बट दिस इज द मोस्ट मिसयूज्ड आर्टिकल्स आल्सो आउट देयर, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बस काफी है इसके रिगार्डिंग, काफी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे करते हैं। व्हिच वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, sorry, what was the constitutional status of the India when the Constitution of India came into force on 26th January 1950? तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन और इसकी बाद वाले क्वेश्चन, ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने यूपीएससी या कहीं और स्टेट पीसीएस से उठाए हुए हैं। इससे जो पहले वाले क्वेश्चन है ना, वैसे वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, VLW के एग्जाम में आपको देखने को ना मिले, ठीक है। लेकिन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चैलेंज करते हैं, तो थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, बिकॉज बहुत सारे लोग आपके केस के रिगार्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। ओके, क्या बोल रहे हैं आपका 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश क्या कहलाया जाएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो आप आराम से इसीलिए आंसर कर लोगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बाय द वे 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या बने थे, रिपब्लिक बने थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनकर तैयार हो गया था, कौन सा आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान डे, संवैधानिक डे हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। कब से, 2015 से, 2015 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये एज अ संविधान वाला डे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो इसके अंदर क्या है आपका, अगर आपको याद हो, हमने देखा था प्रियम्बल के टाइम पर हमने पढ़ा था प्रियम्बल, अगेन मैं आपको फिजिक्स बता चुका हूँ। प्रियम्बल क्या है आपका, जस्टिसेबल तो नहीं है, जस्टिसेबल है क्या, नहीं, जस्टिसेबल नहीं है।
जस्टिसेबल नहीं है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केशव चंद्र भारती के इसके अंदर बोला था कि बिल्कुल ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ साथ में ये भी बोला गया था कि यहाँ पर क्या है, या एक क्या होती है आपकी अमेंडमेंट, एक बार अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के अंदर इसे क्या गया, अमेंड किया गया। और यहाँ पर क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड यहाँ पर क्या गए थे, ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड यहाँ पर ऐड किए गए थे, तीनों के तीनों ऐड किए गए थे। तो सीधी सी बात है 1976 के अंदर इसे इन वर्ड्स को ऐड किया गया। इससे पहले तो ये वर्ड नहीं होंगे, 1950 के अंदर ये वर्ड थे ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम एक तरह से कह भी नहीं सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या है आपका, सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पर काट दो, सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पर काट दो, सेक्युलर वर्ड यहाँ पर है, और रिपब्लिक तो हम लोग क्या बने, इससे पहले पर रिपब्लिक अपन लोग थे ही नहीं। ठीक है, ऐसे कर करके ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया ना, बट अच्छा हाँ ठीक है। व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 26 जनवरी को कौन सा स्टेटस है ये पूछा गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। सोविनर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, ठीक है, सोविनर सोविरेन बिकॉज इंडिपेंडेंट थे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वी विल देयर, सो सी इज द राइट ऑप्शन आउट देयर। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ था, हाँ देखो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी तो बाद में ऐड किया गया। इसके अलावा अगर देखोगे ना तो यहाँ पर एक वर्ड आते हैं, इसे बोलते हैं, एक आता है आपका लिबर्टी, एक आता है लिबर्टी, देन आपका आता है इक्वालिटी, फेटर्निटी, और एक बीच में मिस कर रहा हूँ, ठीक है, एक ना इक्वालिटी है, देन आपका फेटर्निटी है, एक बीच में और मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ एक वर्ड मैं मिस कर रहा हूँ बीच में, अरे यार, फेटर्निटी से पहले आता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, चलो मेरे को याद नहीं आ रहा, एक और वर्ड यहाँ पर वर्ड है, फेटर्निटी से पहले आता है। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं ये कहाँ से लिए गए, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए, ये फ्रेंच, ये फ्रांस से लिए गए। और ये लिबर्टी वाला वर्ड है ये कहाँ से लिया गया आपका, एक मिनट, लिबर्टी था ना, एक मिनट, चलो ठीक है, हाँ ये आपका लिया गया रशियन रेवोल्यूशन से, ये आपका रशियन रेवोल्यूशन से आपका ये वाला वर्ड लिया गया। ठीक है, अच्छा जो आपका प्रियम्बल, जो अपन अभी प्रियम्बल के रिगार्डिंग बात करें, तो प्रियम्बल वाला जो वर्ड है ये बेसिकली जो आप प्रियम्बल देखते हो, ये पिक्चर है, ये किसने बनाई है, राम एक मिनट, बियोहर राम सेना, क्या यार, हाँ बियोहर राम सेना, बियोहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये इनका नाम है मनोहर सिन्हा, ये है आपका, एक मिनट, शायद बियोहर मनोहर सिन्हा है, एक सेकंड यार याद कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, एक मिनट, बियोहर, हाँ ठीक है, बियोहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, इन्होंने क्या था आपका बेसिकली क्या किया, इसको पेंट किया, डिजाइन किया, जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है, जबलपुर से बेसिकली आपको ये देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आके आते हैं। ठीक है, तो ये सारा आउट देयर। इसके अलावा क्या प्रियम्बल के रिगार्डिंग, प्रियम्बल ओके, तो इसके रिगार्डिंग अच्छा ये बताओ, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था, ये आपका बोलता है के.एम. मुंशी जी ने इसको बोला था कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। इसके अलावा बताएं तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, ये बोला था आपके ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव जी ने बोला था कि ये क्या आपका सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रखना ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को बोल रहे ठाकुर दास भार्गव जी। अगर हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऐसा करके याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाय बहुत गर्मी है यार, बहुत उमस सी होगी ना आजकल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, which of the following statements regarding the fundamental duties contained in the Indian Constitution are correct? fundamental duties के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी चीजें यहाँ पर मेंशन है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी सही है। ठीक है, बताने की कोशिश करो। पहली बात तो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इन्फोर्स की जाती हैं रिट जुरिसडिक्शन के थ्रू, गलत, बिल्कुल गलत। पहली बात तो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपकी, इन्फोर्सेबल ही नहीं है, पहली बात तो यही हो गया, इन्फोर्सेबल ही नहीं है। और दूसरी बात जो रिट जुरिसडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली किसके लिए, ये आपका फंडामेंटल राइट्स के केस में आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको बताया था आर्टिकल 32 के बारे में, तो आर्टिकल 32 के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट जुरिसडिक्शन, और आर्टिकल 226 के अंदर क्या करता है आपकी जो हाई कोर्ट होता है वो क्या करता है, इशू करता है रिट जुरिसडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर कंपैरिजन किए तो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिसडिक्शन होती है वो क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स और उसके अलावा जो लीगल राइट्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर भी रिट्स इशू कर सकता है। मेरा सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करने के लिए ये रिट इशू करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह, या अगर हम रिट्स के रिगार्डिंग बात करें तो रिट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्डर्स ही होते हैं। काफी सारे रिट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होती है हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बोलता है कि जिनको भी अरेस्ट किया गया अनलॉफुल डिटेंशन के लिए, बेसिकली अनलॉफुल अरेस्ट किसी को किया गया तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट बोलता है कि इस इंसान को हमारे सामने प्रोड्यूस करो, और ऐसा नहीं कर सकते, मतलब इलीगल अरेस्ट को यहाँ पर रोकता है। देन हम लोग इसके बाद देखते हैं कि अपने आती है कौन सी, मैंडेमस ये बोलता है कि जो भी पब्लिक ऑफिसर्स वगैरह में जो काम वगैरह हो रहा है इसको प्रॉपर जैसे यहाँ पर किया जाए। याद रखना कि इसके प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर ये वाला जो रिट होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती, इसके अंडर ये नहीं आते।
इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं होती है। देन हम लोग देखते हैं कि दो हमारे पास रिट्स आती हैं, एक का नाम है आपका सर्चुलरी, एक का नाम है आपका प्रोहिबिशन, सॉरी उल्टा कर लो, प्रोहिबिशन एंड सर्चुलरी। अगर मान लो कोई भी क्या कहते हैं आपका जो कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट को बेसिकली क्या होता है, हायर कोर्ट जो होता है लोअर कोर्ट को ये बोलता है कि भैया जो भी तुम केस यहाँ पर हैंडल कर रहे हो, अगर वो केस तुम्हारा जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता, तुम्हारी हद तुम्हारी सीमा के अंदर वो उस केस का मुद्दा नहीं आता, तो आप उसके ऊपर क्या कहते हैं उसके ऊपर आप कोई भी जजमेंट पास नहीं करोगे, उसको ट्रायल भी नहीं करोगे कोर्ट के अंदर, या फिर उस केस को आप नहीं पिक करोगे। यानी कि क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। इस केस के अंदर क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कि आप ये केस नहीं लोगे। अगर मान लो आपने इस केस के ऊपर जजमेंट दे दी है, तो जजमेंट तो पास हो चुकी है, जजमेंट को क्या करता है, खारिज कर देता है। जजमेंट को क्या कर देते हैं, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट की जजमेंट को क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं, अगर वो केस उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता, उनकी हद सीमा तक नहीं आता, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्चुलरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्चुलरी बोलते हैं। ठीक है, सर्चुलरी के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, बोलते हैं क्वैश का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर केएस का, सॉरी जेके केएस का आपका पेपर आ चुका था, उसके अंदर क्वेश्चन आपका ये वाला आया था। ठीक है, आई थिंक 2017 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जितने मैथ कर पा रहा हूं। इसके बाद आपके आती है सर, एक आती है रिट ऑफ क्यो वारंटो। अगर कोई इलीगली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसके काम से वारंट होता है, वो यहाँ पर इशू किया जाता है इस वाले पर्टिकुलर रिट के अंदर। ठीक है, अच्छा जो प्रोहिबिशन और सर्चुलरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा कोर्ट रिट्स भी बोलते हैं, इंट्रा कोर्ट रिट्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और साथ में इसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रा कोर्ट रिट्स, देन आपकी सिस्टर रिट्स भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, काफी सारा हो गया। क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन ये था क्वेश्चन क्या था कि इन्फोर्स की सकते फंडामेंटल ड्यूटी, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकती, फोर्स इन्फोर्स नहीं हो सकती। फंडामेंटल ड्यूटीज बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। बिल्कुल सही बात है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बेसिकली यहाँ पर आई थी। कब यहाँ पर ऐड हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर बेसिकली यहाँ पर ऐड की गई थी। और साथ साथ में यहाँ पे क्या था कि 51 आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 51 यहाँ पर ऐड किया गया था, जिसके अंदर हमारी कितनी 10 कॉन्स्टिट्यूशन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर ऐड की गई थी। कॉन्सेप्ट कहां से लिया था, हमने लिया था यूएसएसआर से कॉन्सेप्ट लिया था, जो कि अल्टीमेटली 1991 के अंदर ब्रेकआउट हो गया था, और यहाँ पर क्या बने आपके रशिया प्लस 14 कंट्रीज आपके यहाँ पर मिलकर बने थे। यूएसआर की फुल फॉर्म है क्या, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसकी आपकी फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। इसके बाद क्या हुई थी, एक फंडामेंटल ड्यूटी हमने खुद भी वहां पर ऐड करी। ये कब ऐड की गई थी, ये आपकी की गई थी आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंदर आपकी ऐड हुई थी, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये हमने देखा था कि ये आपकी इसके अंदर तीन चीजें हुई थी। एक आपका क्या था, आपका फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था, जो कि आपका 21A कहलाता है। देन आपका यहाँ पर क्या ऐड हुआ था, एक आपकी 45 नंबर पे आपकी डीपीएसपी ऐड हुई थी, जो कि बोलती है कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चों तक, मतलब अप टू 6 इयर्स ऑफ जो बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, वो 45 के अंदर थी। फंडामेंटल राइट के अंदर बोला गया 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, राइट टू एजुकेशन। और यहाँ पर क्या बेसिकली ये बोला गया था कि ड्यूटी है एवरी क्या कहता है पेरेंट की कि अपने बच्चे को पढ़ाए। तो ये आपकी है के नंबर वाली ड्यूटी जो आपकी ऐड की थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ऐड की गई थी यहाँ पे। तो बिल्कुल सही बात है, रिकमेंडेशन ऑफ, इसके अलावा कुछ और है क्या कॉन्सेप्ट, नहीं आई थिंक काफी इतना, तो ये आपका हुआ था, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ड्यूटी है भाई, ड्यूटी तो हमारे देश के नागरिक लोग ही कर पाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ही आपको देखने को मिलेगी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, लेकिन पहले स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन आउट देयर, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, with respect to the fundamental rights, consider the following statements. Right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th amendment 1978. बिल्कुल सही बात है, राइट टू प्रॉपर्टी का रिमूव कर दिया गया था। कौन सा आर्टिकल है आपका आता है, ये आपका आता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F वाला जो आपका पार्ट था, ये था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। और साथ साथ में आपका क्या था, ये इसके साथ साथ आपका आर्टिकल 31 और इन दोनों के अंदर चेंजेस किए गए थे। और बाद में क्या किया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, इसको हटाकर क्या कर दिया गया, आपका लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट फॉर एग्जांपल क्या आपका राइट टू वोट इज आल्सो लीगल राइट, तो ये लीगल राइट आपका बना दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ बस क्या है इसके अलावा और क्या बताऊं, बिल्कुल सही है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो आपका आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल आपका 19 है, आर्टिकल आपका 29 एफ एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, और 30, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है इस वाले में। ठीक है, तो ये सब के सब आर्टिकल है, ये आपके इंडियन सिटीजन को मिले हैं। इसके अलावा जितने भी आपके आर्टिकल हैं वो फॉरेन सिटीजन एज वेल एज इंडियन सिटीजन दोनों को मिले हुए हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम मतलब सभी सिटीजन्स के पास आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा करके। ठीक है, आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स राइट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 19 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। आर्टिकल 19 को हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हम लोग बोलते हैं। फ्रीडम के खिलाफ, फ्रीडम के अंदर हमने बहुत सारे राइट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे सबसे पहले जो आपका था स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। देन आपका क्या आपका एक मिनट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। देन आपका क्या है, हाँ एक सेकंड यार, सेकंड वाला कौन सा था, चलो कोई नहीं। देन आपका क्या आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो अगर आप चाहो तो। देन आप यहाँ पर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, यू कैन गो फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर और यू कैन गो एनीवेयर इन द कंट्री। आप सेटल भी कर सकते हो, कहीं भी जाकर सेटल भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, आप अपना चाहो तो अपना कोई भी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस वगैरह आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबके सब आपके यहाँ पर आपको राइट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर याद रखना कि ये जो बोला गया इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, तो फ्रीडम तो है कि आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन कहां पर? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो बात करता है कि अपने देश, अपना जो भारत है, फॉर एग्जाम्पल कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, जज मत करना यार, बहुत सारे जज कर लेते हैं, ठीक है, देश का रक्षा बनता नहीं है, आना पढ़ाओगे हमें, ठीक है, इट्स थोड़ा डिफिकल्ट है आप, है ना। अरे यार देखो अब कितना अजीब अजीब सा लग रहा है, बट एनीवेज, तो मतलब मेरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कॉन्सेप्ट है कि अब यार कैसे कर लो, ये करके ऐसे करके बना लो, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जो हमारा भारत है ना, ये है इसके अंडर, इस पूरे के जो मैंने आपको बाउंड्रीज बनाई है, तो विद इन दिस स्पेस आप कहीं भी जाकर मूव कर सकते हो, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है राइट टू फ्रीडम। लेकिन बाहर अगर आपको जाना है तो इसके रिगार्डिंग ये राइट आपको प्रोवाइड नहीं करता, तो ये इस साइड पे नहीं आता, ठीक है। तो याद रखना ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, एक मिनट, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट, ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या है, वन सही है। पूछा गया इस पे कौन सा नॉट करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे, मेरे ख्याल दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये नहीं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं आपको, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग करने ला। यहाँ बोल जाएगा पहला स्टेटमेंट क्या आपका, द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टुगेदर हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्शियस या कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला गया है बाय द कौन है, ग्रैनविले ऑस्टिन। हमने सब कुछ पढ़ा ही नहीं, अरे सर आपने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, तो आप तो कुछ ढंग से पढ़ा ही नहीं रहे हो, है ना, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, ऐसे अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ा सकते और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे उटपटांग वाले आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ही आपको हिंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे भी यार यूपीएससी तो ऐसे सवाल पूछता ही रहता है, तो नो डाउट अबाउट इट। तो अब इस स्टेटमेंट को फिलहाल के लिए हम लोग रखते हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो लेट्स जस्ट मार्क इट डाउन देयर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डीपीएसपीस आर इन नेचर इन द नेचर आर द, एक बार क्या आ गया, डीपीएसपीस आर इन द नेचर ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑल द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल, स्टेट एज वेल एज लोकल। तो बिल्कुल सही बात है, डीपीएसपीस बेसिकली क्या है कि डायरेक्टर्स हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, कि आप इस पॉइंट्स को अगर मेंशन करोगे तो वेलफेयर स्टेट हो जाएगा। पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन डायरेक्शंस को अगर आप फॉलो करोगे तो एक अच्छी गवर्नेंस प्रॉपर जैसे हो पाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, लोकल लेवल हो गया, सभी लेवल्स के यहाँ पर बात की जाती है, इन सबको यहाँ पर बोला जाता है कि वो क्या करेंगे, आपके ये डीपीएसपी वगैरह को बनाएं, मतलब कंसीडर करें। अच्छा, एक बार याद मैं बताना भूल गया आपको, पंचायत के अंदर लोकल लेवल के ऊपर आपकी पंचायत देखने को मिलती है, तो याद रखना कि पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराता है, आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। इवन जो फंड वगैरह होते हैं वो भी कौन सी होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा बताना मैं भूल गया, ठीक है, ओके। एनीवेज, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो स्टेटमेंट होगी, बिल्कुल सही होगी। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस आर डिस्टिंक्ट स्कीम, मतलब क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीस जो है वो दोनों के दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं, डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं। एंड डीपीएसपीस कैन ओवरराइड फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी जो फंडामेंटल ड्यूटीज का करती है ओवरराइड कर सकती हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको एक्सटेंसिवली 10 से 15 मिनट लेकर एक्सप्लेन किया था कि ये देखो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप याद कर रहे हो तो अगर आपको मैंने बताया था, तो पहली बात तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट और क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के रिगार्डिंग कि वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है, वो दोनों के दोनों क्या है, इनको साथ साथ में लेकर चल सकते हो, इनके अंदर बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि हमें स्टेटमेंट अच्छे से नहीं समझ आ रही, लेकिन इसको इसके आगे भी इसने इतना अच्छा हिंट दे रखा है, आर डिस्टिंक्ट स्कीम एंड डीपीएसपीस कैन ओवरराइड फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज को ओवरराइड कर सकती हैं। पहली बात तो यह है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी का कोई रिलेशन है ही नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, आपकी ड्यूटी से जो कि आपको करनी है, और डीपीएसपी क्या है, वो एक तरह के आपके प्रिविलेज हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैनर में नहीं, इनडायरेक्ट मैनर में। तो पहली बात है ये तो चोरी हो गया। दूसरी बात अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये कुछ बताया था कि फंडामेंटल डीपीएसपी जो होती है यहाँ पर आती है, उसके बाद आपके ऊपर कौन सा आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, और सबसे ऊपर जो आते हैं वो डीपीएसपी के अंदर ही, सभी डीपीएसपी ओवरराइड नहीं कर पाती फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन सिर्फ मात्र 2 डीपीएसपी जो कि उसको ओवरराइड कर सकती हैं, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। 39B के अंदर बात किया था कि मेटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबके रिगार्डिंग, और सबका बेनिफिट हो जाए। और 39C में ये बोला गया था कि कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग ही अमीर नहीं हो जाने चाहिए, बाकी सब लोगों को भी सरबत का भला यहाँ पर बेसिकली हो जाना चाहिए। तो क्या बोला गया, डीपीएसपी सबके सब डीपीएसपी नीचे आती है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं उससे ऊपर आते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट से भी ऊपर सिर्फ 2 डीपीएसपी आती हैं जिसका नाम है 39B और 39C। तो पहली बात इसके अंदर देखो कितने सारे फ्लॉज हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज फंडामेंटल राइट, इसके ऊपर एक फ्लॉ आ गया। दूसरी बात क्या है कि डिस्टिंक्ट स्कीम है, डीपीएसपी कैन ओवरराइड, डीपीएसपी कैन ओवरराइड फंडामेंटल ड्यूटीज। पहली बात तो इससे कोई संबंध ही नहीं यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, ये बोला कि अगर यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पे लिखा होता, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए फंडामेंटल राइट्स पे लिखा होता, तब भी ये स्टेटमेंट पूरी चीज सही नहीं होती, बिकॉज सबकी सब डीपीएसपी यहाँ पर ओवरराइड नहीं कर सकती, सिर्फ 2 ही डीपीएसपी यहाँ पर ओवरराइड कर सकती है। इतने सारे हिंट दे दिए, उसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, गलत हो गया। पूछा क्या था कि आपका करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है, तो करेक्ट बताना है, सेकंड तो यहाँ पर करेक्ट है ही है, सेकंड तो यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड यहाँ पर करेक्ट हुआ, सेकंड यहाँ पर करेक्ट हुआ, और सेकंड यहाँ पर 3 ऑप्शन में सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये 3 तो गलत है, तो 300 काट दो, तीसरे को काट दो, बची कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टुगेदर हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्शियस या कॉन्साइंस और कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ग्रेविल ऑस्टिन। बिल्कुल सही है, ये ऐसा कुछ करके बोल के गए थे, हमें पता नहीं है, लेकिन अब हम इसको कर लेंगे, इसे उठाकर हम नोट में ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे नोट्स क्या हो जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, ठीक है।
भाई मैं हो गया थक। अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये सब कुछ बता ही चुका हूँ उसके रिगार्डिंग, आप लोग उसका आंसर फटाफट से मेंशन कर दोगे इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर होती है हमारी कक्षा आज की समाप्त। थोड़ा फास्ट सेशन था, थोड़ा सा एनर्जेटिक आपको लग सकता है सेशन, तो अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना है ना, कमेंट वगैरह थोड़ा सा अप्रिशिएट वगैरह कर देना, दैट इज ऑन यू। दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, सबके सभी लोग, मेरे को अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे, पर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बोला था, काफी सारे लोगों ने बोला था कि आप सेशन लेकर आओ, तो मैं आपके सेशन लेकर आ गया हूँ। ये मैंने जानबूझकर ही मैंने स्पेसिफिक रखा है, कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं। अभी भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली रह गए होंगे, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर रह गए होंगे, तो यार ठीक है, आप पढ़ लेना अपने आप ही। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर और भी रिक्वायर्ड है, कोई और रिवीजन रिक्वायर्ड है पॉलिटी के रिगार्डिंग, या तो भी चलो, और अभी मैं और सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट अगर आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी व्हाटएवर स्टफ इज देयर, तो अगर मैं कोई और सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा तो मैं उसके रिगार्डिंग में सेशन लेके आ जाऊंगा, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो के अंदर, ठीक है। सबके साथ 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 में क्वेश्चन सॉल्व करके मजा नहीं आता, क्योंकि इसमें आप क्या है, आप टेस्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को। आपने टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो क्या मजा आएगा उसके अंदर, है ना। तो अब ऐसे करके करोगे तो आपको दिन ज्यादा मजा आएगा, और रेस्ट यू आर फ्री, आप जब भी चाहो जितने बजे क्वेश्चन कहीं से भी जाकर सॉल्व कर सकते हो, गूगल के ऊपर इनफ नंबर ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल आउट देयर। दूसरी बात, एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि भैया देखो ऐसा है, कुछ लोग थोड़े से नाराज हो जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, बी न्यूट्रल एज मच एज यू कैन। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो और वैसे भी यार, अगर मैं करता भी हूँ, क्या फर्क पड़ता है, आपको पढ़ने पे ध्यान देना है। अगर आपका काम, अगर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उससे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन लो यार, सिलेक्शन लो, एंजॉय करो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप मेरे को मुड़ के कभी मत देखना, ठीक है। पॉइंट वो है, तो ये ना, ये सब नेगेटिव चीजों के अंदर ना अपने आप को इन्वॉल्व मत किया करो, ठीक है। और पहली बात तो ये, मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहा था, पॉलिटी। अब पॉलिटी के अंदर अगर मैं पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग मेंशन नहीं करूंगा, एग्जांपल्स मेंशन नहीं करूंगा, तो फिर क्या सब्जेक्ट बना। पॉलिटी तो क्या है, गवर्नेंस के रिगार्डिंग बात है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इसके रिगार्डिंग बात ना करो, अरे बात नहीं करूंगा तो समझ कैसे आएगा। तो मैं जानता हूं कि 90% लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 10% लोगों को ऐसी दिक्कत है। बस होता क्या है ना, 10% लोगों के चक्कर में जो बाकी सब जो एक्स्ट्रा जो 90% में से लोग हैं, ये भी इन थॉट्स को पढ़ के मतलब कुछ ऊटपटांग सोच सकते हैं। तो भाई न्यूट्रल लो, ठीक है, न्यूट्रल रहने की जरूरत है। अपना आपका काम पढ़ने से है, तो पढ़ने से मतलब रखो। अब ये सब चीजें थोड़ी बहुत एग्जांपल देने की जरूरत पड़ जाती है। मैं बाकी सब्जेक्ट जब पढ़ाता हूं तो मैं ऐसे एग्जांपल नहीं देता हूं, ठीक है। और ये सब चीजें ट्रुथ है, जो सच बात है वो बात है। मैंने बीजेपी को भी क्रिटिसाइज किया है, अब लेकिन आप लोगों ने लेक्चर देखे नहीं होंगे, है ना। कोई बात है ना, जो सुनना चाहते हैं ना वो सुनते हैं। तो पॉइंट इज कि बीजेपी वाले मैं क्रिटिसाइज किया तो वहां पर आपने कोई लेक्चर देखा नहीं। जब मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो वो बोलते हैं कि प्रो बीजेपी सपोर्टर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे आज मैंने नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपको पढ़ाया था, सॉरी स्टेट इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। अब ये स्टार्ट है यार, आप जाके जितना मर्जी देख लो, आप तो जेएनके में रहते हो, आपको मेरे से ज्यादा पता है इसके बारे में। 73% ऑफ टाइम जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी है, तो कांग्रेस के टाइम पर लगी है। अब ये कोई फ्लॉ है क्या? नहीं, जो है वो बता रहा हूं मैं आपको ऐसे करके, ठीक है। अभी जब हमने पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, जब पूरी पॉलिटी पढ़ते तो आपको और भी चीजें बताने की कोशिश करता, लेकिन आपने बहुत छोटा सेगमेंट पढ़ा है पॉलिटी का, ठीक है। तो बस मेरा थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं बार बार एक्सप्लेन करना चाहता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बस मुझे ये लगा कि क्योंकि कुछ लोग ना मतलब फिर ड्रिफ्ट हो जाते हैं, तो ड्रिफ्ट मत हो यार, आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। मैं कौन ही होता हूँ, है ना, मैं कौन ही हूँ, है ना। एक ने लिखा भी था कि हु आर यू, तो ठीक है, सही बात है यार, मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। मेरा बस काम मेरा पढ़ाने का था। तो अगर आपको अच्छा लगे पढ़ो, नहीं अच्छा लगे तो मत पढ़ो। बहुत सारे पहले भी जो टीचर्स हैं उन्होंने इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर जाके पढ़ो। मैंने बहुत सारे लोगों को लिखा भी है नीचे कि आपको जहां पे मजा आ रहा है वहां पे पढ़ो। अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे क्या यार, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे शांति मिलेगी कि यार बच्चे का सिलेक्शन हो गया, लेकिन कोई डायरेक्ट लिंकेज तो है नहीं। तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है, आपको क्या ही फर्क पड़ता है कि यार मैं क्या ही बोल रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो, ऐसे कर। तो बस यार मतलब मोटा मोटी बात है कि पढ़ाई पे फोकस करो ऐसे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया किसी भी चीज के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, तो आई हाथ जोड़ के आई एम रियली सॉरी, ठीक है। पॉइंट इज बस पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा शायद हम लोग ज्योग्राफी के साथ मिलें तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर हम मिल जाएंगे ज्योग्राफी के साथ भी। तो कुछ टॉपिक्स ही मैं करा पाऊंगा ज्योग्राफी के, क्योंकि आपका जो सिलेबस में कुछ ज्यादा मेंशन है नहीं ज्योग्राफी के बारे में। कुछ है यार इजी से टॉपिक है, रिवर हो गया, लेक हो गया, सब कुछ करके। तो स्टडी स्टैटिक से टॉपिक है, उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी वैसे भी आपके सिलेबस में है नहीं। पर कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाया जाए, एंड होपफुली विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन गाइस टेक केयर। कमेंट आपके लिए जिंदाबाद, अगर कमेंट आपको करना हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो किसी के रिगार्डिंग भी। एंड वी विल क्वेश्चंस जो पूछे हैं उसका आंसर जरूर करना। विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह। जय हिंद, बाय बाय गाइस।